आई होप सबने पढ़ा रहेगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. ओनली 5 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सो हम लोग एक एक करके बेसिक डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल विल वर्क आउट. सबसे इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन अ क्रेमर्स रूल. आई होप सबको क्रेमर्स रूल आता होगा. सबसे पहले क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला आना चाहिए. सबको आता होगा वो फॉर्मूला. एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी. मैं वो रेगुलर क्रेमर्स रूल वाला सब नहीं करवाने वाला हूँ. जो बेसिक क्वेश्चन है और जो हम लोग रिवाइज नहीं करते वो टाइप का सम हम एक डिस्कस कर रहे हैं. लाइक डी एक्स का वैल्यू दिए है, डी वाई का वैल्यू दिए है और डी का वैल्यू दिया है और आपको फाइंड करना है एक्स. 1 मार्क क्वेश्चन, completely formula oriented. So as we all know the formula x is equal to dx upon d. So we will use that formula and substitute the value to get the answer. Simple. आपको इस टाइम पे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है. अभी 2-3 दिन का छुट्टी था, उसमें हमने फॉर चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया रहेगा. नाउ दिस इज द टाइम टू रिवाइज इट. इसलिए मैंने एक छोटा सा लेक्चर अरेंज किया कि आपने लिख लिख के बोर हो गए रहोगे या सोच रहे रहोगे कैसे रिवाइज करो. तो मैंने सोचा एक बेसिक लेक्चर अरेंज करते हैं जिसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा. सो डी एक्स का वैल्यू वी हैव -66 और डी का वैल्यू वी हैव एज 33. सो सिंपली वी गेट द आंसर एज 33 टू ज़ा 66. तो डी एक्स का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया -2. डन. 1 मार्क. अब यहाँ पे मार्क्स कहाँ पे जा सकते हैं वो ध्यान देना है. अगर हमें अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए बाय क्रेमर्स रूल. अगर वो नहीं लिखा तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका मार्क्स चले जाए. सो या तो ब्रैकेट में लिख लो या तो स्टार्ट फॉर्मूला लिखने के पहले ही लिख लो कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है हमने. सो वी आर राइटिंग हियर बाय क्रेमर्स रूल. डन एवरीवन. By the Cramer's rule, x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d, we will get the value. Similarly, one more. Second, a linear equation is given. 3x minus 2y equal to 6 and 2x plus y equal to 11. और नॉर्मली हमारी आदत है हम डी भी ढूंढते हैं, डी एक्स भी ढूंढते हैं, डी वाई भी ढूंढते हैं. क्रेमर्स रूल लगाते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं. बट नाउ वी हैव टू फाइंड ओनली वैल्यू ऑफ डी एक्स. अब इसमें भी डिटर्मिनेंट डी एक्स फाइंड करना है या डी एक्स का आंसर ढूंढना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो वेन एवर इट इज गिवन टू अस फाइंड डी एक्स, आपको उसका वैल्यू नहीं फाइंड करना है. आपको सिर्फ डी एक्स का डिटर्मिनेंट प्रिपेयर करना है और सम खत्म. सो वी आर राइटिंग हियर डी एक्स डिटर्मिनेंट के लाइंस बनाएंगे. एंड एज वी ऑल नो डी एक्स का मतलब डिलीट एक्स. तो एक्स वाले कॉलम में हम लोग कांस्टेंट लिखने वाले, तो वी विल राइट डाउन 6 एंड 11 विच इज अ कांस्टेंट. और y के जगह पे y का कोएफिशिएंट. y का कोएफिशिएंट इज -2 and 1. Done. This is dx prepared. Yes, everyone. मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. शायद से ये क्लियर नहीं आ रहा है. एक बार मैं कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं. इट्स नॉट कि सिर्फ टाइम वेस्ट हो. सबको क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार मैसेज कर दो प्लीज. सब ब्लर हो रहा है. नहीं, वैल्यू नहीं ढूंढना है, वैल्यू नहीं ढूंढना है. हाँ, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा बिकॉज मैं एक टैब पे लिख रहा हूँ. इट्स नॉट द टाइप्ड वन. हाँ, अभी मैंने स्क्रीन हटाया है इसलिए आपको मल्टीपल स्क्रीन दिख रहा होगा. आई कंटिन्यू. मैं थोड़ा क्लीन लिखने का कोशिश करता हूँ फिर से. सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ dx. मैं थोड़ा बिगर साइज में लिखता हूँ तो क्लीन दिखेगा आपको. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. यहाँ पे वैल्यू नहीं ढूंढना है, यहाँ पे dx का वैल्यू नहीं ढूंढना है. dx का वैल्यू नहीं ढूंढना है, सिर्फ dx का डिटर्मिनेंट प्रिपेयर करना है. अगर वो बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx तो ही हम dx का वैल्यू ढूंढेंगे. Otherwise, we will not search for the value of dx. Let's understand one more.
फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये पहला वाला जो दो क्वेश्चन थे वो क्रेमर्स रूल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्रेमर्स रूल से एक्स और वाई का वैल्यू कैसे ढूंढना है वो सबको आता है, बट ये दो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में, ओल्ड टेक्स्ट बुक में होते थे, न्यू टेक्स्ट बुक में बहुत रेयरली या तो सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेगा या तो किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप डील करेंगे तो वहाँ मिलेगा, इसलिए मैंने वो ये दो क्वेश्चंस लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और वो पूछ रहा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन विथ वाई एक्सिस। अगर ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इट्स वेरी सिंपल, एज यू ऑल नो वाई एक्सिस पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है। यस एवरीवन। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू जीरो रख देना है, और अगर एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो y का वैल्यू जीरो रख देना। सो सिंस हियर वी आर फाइंडिंग विद y एक्सिस, सो सिंपली व्हाट विल राइट ऑन, फर्स्ट विल राइट ऑन द इक्वेशन। इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सो व्हाट विल राइट ऑन, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, put x is equal to 0. So when we write on x is equal to 0, it become 3 into 0, 3 into 0 plus 4y is equal to -6. So 3 into 0 becomes 0 plus 4y which is equal to -6. So y का वैल्यू आपको मिल जाएगा -6 divided by 4, and when you will reduce it you will get -3/2. So y का वैल्यू मिल गया -3/2. So you can write on the point of intersection is 0 comma -3/2, and this is what your answer is. Yes everyone, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। मैंने फिर से एक बार स्क्रीन हटाया है। ये सबको समझा अभी तक के जो दो तीन क्वेश्चन किए? मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये सोचा कि एक छोटा बेसिक सा रिवीजन करवा दूँ, इसलिए मैंने एक ये स्ट्रीमिंग चालू की है। इट्स नथिंग रिलेटेड टू, मतलब यूट्यूब पे बहुत कुछ करना है ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ये था कि आप लोगों को एक बेसिक रिवीजन देना था। हाँ भाई, 12th में 90 प्लस आएगा, अच्छी बात है। अभी फिलहाल 10th वालों का कुछ कर लेते हैं। चल लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड विद द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमको वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर स्क्वायर रूट आ गया तो क्या करना है। सो दिस डिटर्मिनेंट इज गिवन एंड सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सिंपल है, आपको जैसे पता है लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई 3√6 विथ 2 एंड बीच में माइनस साइन, एंड देन अदर वन मल्टीप्लाई -4√2, -4√2 को मल्टीप्लाई करना है 5√3 के साथ में। तो यहाँ पे जब रूट वाले सम आते हैं तो इरेशनल एंड रैशनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद आना चाहिए। अगर रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो आप ये टाइप के सम आसानी से डील कर पाएंगे। तो मैंने पहले लिख लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 2 के साथ रूट वाला कोई नंबर नहीं है तो √6 रहेगा यहाँ पे, देन माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट में नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना और रूट को रूट से। तो 4 और 5 जो है वो विदाउट स्क्वायर रूट है, इसलिए वो मल्टीप्लाई होंगे और एक दूसरे से, तो हो जाएगा 20। एंड √2 और √3 दोनों स्क्वायर रूट है, इसलिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो हो जाएगा √6।
सो नेक्स्ट स्टेप इट इज 6 √6, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा 20 √6। अब दोनों के पास √6 है, इट्स अ सिंपल एडिशन। 6a + 20a कैसे होता है, वैसे 6 √6 + 20 √6, ये हो जाएगा 26 √6 एंड योर आंसर इज 2 मार्क्स। ये सब आने के चांसेस है। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, स्क्वायर रूट आता है तो कैसे डील करना है उन्हें समझ में नहीं आता। सो बी केयरफुल ऑफ दिस। यस एवरीवन, अगर कोई डाउट है तो आप लोग एक बार पूछ लो। मैंने स्क्रीन हटाया है। लेट्स कंटिन्यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया होगा, ये फिक्स है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा और ये आने के चांसेस है बिकॉज एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो थोड़ा ट्रिकी होता है। तो अगर आप चेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट का फॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन ने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। देखो कोई भी ये नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या आने वाला है, बट आपको थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया है। आप चेक करेंगे तो पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट व्हाट वी हैव 2 - y 1 and x। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो हमें लीनियर इक्वेशन प्रिपेयर करना है और उसका हेल्प लेके एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना है। सो इफ वी चेक द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, आपको अच्छे से पता है कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो विल मल्टीप्लाई 2 विथ x, इट बिकम 2x एंड 1 विथ -y, तो इट बिकम -y और बीच में माइनस साइन विच इज इक्वल टू 16। सो इक्वेशन विल बी 2x + y विच इज इक्वल टू 16। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट 3 × x 2 × y एंड एज पर द क्रेमर्स रूल, एज पर द डिटर्मिनेंट रूल बीच में माइनस लिखना है एंड इक्वल टू 3। दिस बिकम इक्वेशन नंबर 2। अभी एग्जाम में आएगा ये सम तो लोगों को नहीं समझेगा करना क्या है। तो पहले लीनियर इक्वेशन प्रिपेयर करना है और इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। और आई होप कि ये दो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। भाई जो मोटिवेशन मांग रहे हैं आप, मोटिवेशन दे के कुछ मतलब नहीं है। पूरे साल मैंने जब भी लेक्चर जहाँ पे भी दिया है मैंने, वहाँ पे मोटिवेशन दिया है। मोटिवेशन यही है कि भाई अपने फैमिली को देखो और अपने लिए कुछ करो, अपना नाम क्रिएट करो, बस सिंपल है। ये सोचो सुबह उठने के बाद यार जिस घर में रह रहे वो घर अपना अपना नहीं है, घर के बाहर अपना नेम प्लेट होना चाहिए। अपना नेम प्लेट होगा उस दिन कुछ किया है, ऐसा सोचो बस। हाँ मैं वो स्पीड ऑफ बोट वाला करवा दूंगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोल रहे हो शायद से आप। 6 चैप्टर में आईएमपी पूरा चैप्टर ही है भाई, कैलकुलेशन बेस्ड है, उसमें कुछ नहीं बता सकते हैं। गिन के 5 सम करना है, 3 मीन के, एक मीडियन का, एक मोड का, डन। वो 5 सम आपको करना है। कंप्लीटली चैप्टर ओरिएंटेड है। अच्छा अब ये सम को आप वापस से कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व इट बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, यू कैन सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल, यू कैन सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, एनी मेथड यू कैन यूज हियर। सो मोस्टली अगर आप चेक करेंगे तो हम लोग ये सम को सॉल्व करने के लिए इक्वेटिंग कोएफिशिएंट यूज करेंगे। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। ये फर्स्ट टाइप का सम हो जाएगा। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, सो इट बिकम 4x + 2y विच इज इक्वल टू 32। एंड सेकेंड इक्वेशन इसके बिलो लिख देंगे और ऐड करेंगे हम लोग। सो वी आर गेटिंग 3x - 2y which is equal to 3. Now when you are adding you will get certain answer. 4x + 3x gives you 7x और राइट साइड में आपको मिलेगा 35। तो x का वैल्यू विल बी इक्वल टू
अब ये सम सबको आता होगा, बस ये सम सॉल्व करवाने का इंटेंशन ये था, ये सम को बुलाने का ये सम को समझाने का मैं इंटेंशन सिर्फ इतना था कि डिटर्मिनेंट दिया रहेगा तो लीनियर इक्वेशन कैसे करना है। 35 डिवाइड बाई 7, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 5। सो x का वैल्यू मिल गया 5, तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सिंपली आपको करना है सब्सटीट्यूट। सो वी विल सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, you will get the value of y. So we'll write on put x is equal to 5, and we always prefer the equation in which we don't have negative sign. तो अगर हम चेक करेंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमें नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है। सो विल राइट हियर 2 इंटू 5 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 16। देखो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हर बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मैंने कभी ये लाइव स्ट्रीम नहीं लिया है, लेकिन आज मुझे ट्राई करना था, और ये ट्राई करने के साथ साथ मुझे आप लोगों को थोड़ा हिंट भी देना था कि कैसे फटाफट आप 1 डेढ़ 2 घंटे में आप पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज कर सकते हो। 16 में से 10 गया, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 6 एंड द वैल्यू ऑफ x एज 5। हॉट्स के क्वेश्चन हर एक लेसन में से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट किसी से कोई कुछ मत मांगो, जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपको लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं। y का वैल्यू 1 नहीं 6 आ रहा है। 5 2 10, एंड 10 को जब हमने शिफ्ट शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, तो 16 में से 10 गया। सर अगर फोर्थ चैप्टर स्किप किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई। फोर्थ चैप्टर के जो 4 5 सम अभी हम लोग करेंगे वो कर लो, तो एटलीस्ट उससे बेसिक क्लियर हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर स्किप मत करो भाई। मेरा बेटा स्कूल गया है और लोगों को पढ़ा रहा होगा उधर शायद, वो भी, तो वो नहीं आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज 4 मार्क क्वेश्चन। 4 मार्क क्वेश्चन, ये सम आपको जरूर करना चाहिए। ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आने के चांसेस है, और अगर आएंगे तो डायरेक्टली 4 मार्क के लिए आएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर आप चेक कर पाएंगे तो ये सब में कॉमन फैक्टर क्या है वो ढूंढना है। डिनोमिनेटर में अगर देखोगे तो आपको पूरा कॉमन फैक्टर दिख जाएगा। डिनोमिनेटर है 8/x+2y, 8/x+2y, 3/2x-y। सेम थिंग दूसरे वाले में भी दिख रहा है आपको। भाई क्वेश्चन बैंक भेज दिया है ग्रुप में। अब अभी और कितना क्वेश्चन बैंक भेजूं? पेपर इजी होगा, पेपर सबके लिए बनता है। पेपर सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर लोगों के लिए नहीं बनता है। पेपर सबके लिए बनता है। आपको थोड़ा बेसिक प्रिपेयर करके जाना है, पेपर अच्छा ही आता है। सो लेट्स कंटिन्यू एवरीवन। ये सम को कंप्लीट कर लेते हैं, 4 मार्क में आने के चांसेस है। तो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। 1 अपॉन, आपको सिंपली लिखना है 1/x+2y को हटा के आप लिखते हैं a, एंड 1/2x-y को हटा के हम लिखेंगे b। सो ये पूरा एग्जैक्ट मेथड नहीं है, ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ये तरीके से आपको नहीं लिखना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि क्या बेसिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। हाँ भाई, एनएवी वाला क्वेश्चन जरूर है। दो दो सॉल्व एग्जाम्पल है फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो जरूर करेंगे हम लोग। उसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा वो कैसे डील करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर सब्सटीट्यूशन, आपका इक्वेशन बन जाएगा 8a+3b विच इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर सब्सटीट्यूशन। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 12a-6b विच इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत लोग इसको पूछते हैं कि सर इसको क्या हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं? यस, यू कैन सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। जब सब में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है सॉल्व करो, तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ क्रेमर्स रूल कर लो। आप एक मेथड बहुत अच्छे से करके जाओ और उस सम से कोई भी सम सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। बट अगेन मैं यही बोलूंगा, जो आपने 9th में 10th में प्रैक्टिस किया है वो मेथड प्रेफर करो, वो जल्दी होता है। क्रेमर्स रूल में आपको 3 4 डिटर्मिनेंट बनाने पड़ते हैं। हाँ भाई, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा क्योंकि मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ और आईपैड नहीं है। आईपैड होता तो शायद ब्लर नहीं होता। सो शायद थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा होगा। उसके लिए फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर सकता मैं। इफ़ पॉसिबल एडजस्ट, और कुछ नहीं बोल सकता। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर आप चेक करेंगे तो कोएफिशिएंट, अच्छा, कोएफिशिएंट वाला मेथड ना बहुत ईज़ी है। आप चेक करोगे तो मैंने नॉर्मली लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। अलग साइन होगा तो एडिशन करना है,
सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन करता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे लेक्चर में कि ए फॉर अलग, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सो वी ऑलवेज प्रीफर दिस मेथड। अलग साइन, अगर हम बी का कोएफिशिएंट चेक करेंगे तो बी के साथ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -6 है। सो कोएफिशिएंट इक्वल तो नहीं है, लेकिन हम उससे इक्वल बना सकते हैं। इक्वल बनाने के लिए विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, और हम ए को बी को ही इक्वल क्यों बना रहे हैं, ए को क्यों नहीं इक्वल बना रहे हैं? एक तो चेक करेंगे तो ए में 8 और 12 है, 8 के टेबल में 12 नहीं आता है। एंड साथ ही साथ उन दोनों का साइन सेम है, और सेम साइन में सब्ट्रैक्शन होता है, और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग प्रीफर कर रहे हैं कि बी को इक्वल बनाए। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2। इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, इट बिकम 16a plus 6b, which is equal to 6, and this become your equation number 3. अब इसके बिलो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, which is 12a minus 6b, which is equal to 1, and we are adding them. इसको ऐड करोगे तो 6b and -6b will cancel. This gives you 16। ये टेक्स्ट बुक का भी सम नहीं है, आपने जो वो टेक्स्ट बुक में 4-5 सम किए रहेंगे ना, वही वही सॉल्व करेंगे। इससे बेटर है मैंने एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन लेके आया है। 16 + 12, दिस गिव्स यू 28a, और राइट साइड में हम चेक करेंगे तो 6 + 1 गिव्स यू 7। तो ए का वैल्यू मिल गया आपको 7 डिवाइड बाई 28, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4। और अब ए का वैल्यू मिलने के बाद सिंपली यू व्हाट यू विल डू, यू विल सब्स्टिट्यूट, पुट ए का वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 in any one of the equation. Again we prefer to substitute in 1, क्योंकि उसमें सब साइन पॉजिटिव है। So it become 8 multiplied by 1/4 plus 3/b is equal to 3. 4 and 8 will cancel. This gives you 2 plus 3b, which is equal to 3. So this gives you 3b का value nothing but equal to 3 minus 2. So this gives you 3b is nothing but equal to 1. b is nothing but equal to 1/3. So a और b का वैल्यू मिल गया, एंड आफ्टर दिस हाउ टू सॉल्व दिस हम यू ऑल नो वेरी वेल। हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। रीसब्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये वाला स्टेप ज़रूर ध्यान दें आप लोग, बिकॉज हमारी आदत है कि हम लोग ने जो सब्स्टिट्यूट में लिखा है यहाँ पे वही रीसब्स्टिट्यूट में लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं करें, रीसब्स्टिट्यूट में उल्टा करना है आपको। रीसब्स्टिट्यूट में उल्टा करना है आपको, मतलब जो आपने सब्स्टिट्यूट के टाइम पे लिखा है उसको उल्टा लिखना है। दैट इज a इज इक्वल टू 1/x प्लस 2y, एंड b इज इक्वल टू 1/b is equal to 1/2x minus y. So now when we are resubstituting, a का value is 1/4, which is equal to 1/x plus 2y, and b का value is 1/3, which is equal to 1/2x minus y. भाई मैटर नहीं करता कौन कितना परसेंट ला रहा है, आपको कितना आता है वो मैटर करता है। मैं मेरे लेक्चर में भी हमेशा बोलता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक कि आप 97 लाएंगे तो ही आपको अच्छा कुछ होगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। एक बेसिक 85 अबाउ सबके परसेंटेज होंगे, देन इट बिकम ईजी टू क्रैक एनी जॉब इन फ्यूचर। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम करने वाले हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो इज द बेस्ट मेथड टू अप्लाई हियर, और आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक नया मेथड आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दो नए इक्वेशन और प्रिपेयर होंगे। वो दो नए इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जाके हमें एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। सो यू कैन अप्लाई इन्वर्टेंडो और यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपका आंसर आएगा एक्स प्लस you can apply invertendo or you can do the cross multiplication. So new equation which we get is x plus 2y, which is equal to 4, and the other one is 2x minus y, which is equal to 3. This is two new equation which we obtained, equation number 3 and sorry, equation number 4 and equation number 5. And when you will solve this, you will get the value of x and y. So you have to solve this too.
to find the value of x and y. आई होप ये मेथड आपने ज़रूर किया है। मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चे ये वाले मेथड को स्किप कर देते हैं और ये सम को स्किप कर देते हैं, बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बट ये सम करना चाहिए क्योंकि हाँ, मैंने जो ये सम बताए आने के चांसेस है भाई। और अच्छी बात क्या है, ये सम अगर आता है तो डायरेक्टली 4 मार्क में आता है और ये इजीली आइडेंटिफाई होता है। मैथ्स में सबसे टेंशन की बात यही होती है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वाला सम करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईजी है, आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर 4 मार्क्स। ग्राफ ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं सब लोग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सम आएगा ग्राफ का। ग्राफ का ड्राइंग आसान होता है बट उसका टेबल प्रिपेयर करना बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चन लाया है जहाँ पे हम लोग टेबल प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग द टेबल आपको क्या करना है, आपको करना है कि जिसमें कोई जिस वेरिएबल को कोएफिशिएंट 1 है उसको लेफ्ट में रखना है और जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है उसको राइट में शिफ्ट कर देना है। तो y का कोएफिशिएंट 1 था इसलिए मैंने उसको लेफ्ट में रखा और x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है इसलिए मैंने उसको ग्राफ पे उसको राइट में शिफ्ट किया। हाँ, मैं ग्राफ के सारे रूल्स बता रहा हूँ, वही सम कर रहे हैं। जब भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करो, एक ऐसा वेरिएबल लोगे जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, उसको लेफ्ट में रखना है और बाकी सब राइट में शिफ्ट कर देना है। नाउ वी प्रिपेयर टेबल एक्स कॉमा वाई। और अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, और जब डिनोमिनेटर नहीं है, सो नेक्स्ट स्टेप हम राइट साइड में जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, 0 1 2। दिस वैल्यू यू विल सिलेक्ट व्हेन वी डोंट हैव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नहीं होगा तो ही आपको 0 1 एंड 2 ब्लाइंडली लिखना है। अगर डिनोमिनेटर है तो 0 1 2 हमेशा वर्क नहीं करेगा। जो भी फील्ड में जाके अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना बेस्ट देंगे वो फील्ड अच्छा होगा, जरूरी नहीं है सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने से कुछ अच्छा होगा। सो एक्स का वैल्यू 0 रखना है। व्हेन विल सब्स्टिट्यूट एक्स का वैल्यू 0, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 बिकम 0, दिस गिव्स यू आंसर एज 6। तो अब y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया 6। विल अपडेट, सो फर्स्ट पॉइंट इज रेडी। अच्छा, बहुत जगह पे बोला गया है कि 4 पॉइंट ढूंढने का, कहीं कहीं बोला गया है कि 2 ही पॉइंट ढूंढने का। इट्स अप टू यू, बट एज पर द ओल्ड बुक, एज पर द हायर स्टैंडर्ड हमेशा 3 पॉइंट होना जरूरी है। 3 पॉइंट से कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। कोलिनियरिटी करके कॉन्सेप्ट है जो आपको हायर स्टैंडर्ड में भी मिलेगा और ज्योमेट्री में भी शायद आपने सुना होगा। इसलिए हमेशा 3 पॉइंट फाइंड करना चाहिए। सो वी गेट फर्स्ट पॉइंट दैट इज 0,6। नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सो 6 माइनस 2 और x का वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट पॉइंट इज 1,4। नीचे जो मैंने कैलकुलेशन बताया, ये कैलकुलेशन अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर दिखाएं एग्जाम में। ये कैलकुलेशन अगर आपको लग रहा है मेरे पास टाइम है, मेरा पेपर नहीं छूटेगा, तो डेफिनेटली करना चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू इज 2, 2 2 जा 4। 6 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 2। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 2,2। तो ये वो सम था जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज, हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है कैलकुलेशन दिखाना। 4 मार्क है तो कैलकुलेशन दिखाओ, 3 मार्क है तो नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। नेक्स्ट इक्वेशन है जहाँ पे डिनोमिनेटर आ सकता है, दैट इज 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 4। अब अगर आप चेक करेंगे तो ना तो x के साथ में कोएफिशिएंट 1 है और ना ही y का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप किसी एक को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, आपका चॉइस है। सो वी आर शिफ्टिंग we are shifting 3x on the left hand side, so what we get, 4y is equal to 4 minus 3x. Y is equal to 4 minus 3x whole divided by 4. Now we have denominator.
हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं अभी करवाने वाला हूँ, इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चालू होगा। सो ये टेबल वाला सम खत्म होने दो पहले। y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x डिवाइड बाई 4। नाउ अगेन वी प्रिपेयर अ टेबल x कॉमा y। नाउ राइट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल है x। अब आप ब्लाइंडली 0 1 2 नहीं लिख सकते हैं, सिंस सिंस हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द जीरो और चेक करना है जीरो वर्क करता है कि नहीं। अगर जीरो वर्क करेगा देन विल सिलेक्ट द सेकेंड वैल्यू। एक्स के जगह पे आपको जीरो लिखना है। 3 into 0 इट बिकम जीरो। 4 - 0 बिकम 4। 4 डिवाइड बाय 4 गिव्स यू 1। तो आपने चेक किया एक्स का वैल्यू जीरो रखने पे वाई का वैल्यू इंटीजर वैल्यू मिला 0, 1। नाउ एक्स का दूसरा वैल्यू कैसे सिलेक्ट करना है? एक्स का फर्स्ट वैल्यू आया जीरो, उसको डिनोमिनेटर से ऐड करना है। 0 + 4 इज 4 एंड 0 - 4 इज -4। दो वैल्यू कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो चेक करो। जो लोग सिर्फ मैसेज भेजने में बिजी हैं भाई, तुम मतलब मेरे मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाए हो। सिंपल लॉजिक है, मैंने हमेशा बोला है कि पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम यार क्लासरूम में भी चैटिंग ही करते थे और अभी भी चैटिंग कर रहे हो, तो इस लेक्चर का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। चैट बंद कर दो। टाइप करने में बिजी रहोगे तो सम क्या समझेगा आपको। सम पे ध्यान दो, कुछ सीखने आए हो तो सम पे ध्यान दो। सिंपल लॉजिक है। बाकी नहीं तो आप सिर्फ मैसेज कर रहे हो, सबको समझ में आ रहा है आप कौन से टाइप में हो, फिर नो नीड टू डू ऑल दिस मैसेजेस। कुछ काम का मैसेज है तो ठीक है, और अगर कुछ काम का मैसेज नहीं है तो बिना मतलब का मैसेज करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लीव करो मीटिंग और कहीं पे भी जाके टाइम पास कर सकते हो। सिंपल लॉजिक है। नाउ नेक्स्ट इज 4 रखेंगे तो 3 × 4 = 12। तो हो जाएगा 4 - 12 गिव्स यू -8 डिवाइड बाई 4 विच गिव्स यू -2। ये आने के चांसेस है, ये टाइप के सम इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वैल्यू इज -4। -3 इंटू -4 करेंगे तो इट बिकम +12। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस सम के लिए। ये एक कैलकुलेशन फिर से एक बार लिखता हूँ। एक्स के जगह -4 रखेंगे आप, तो आपको वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? वाई का वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 - 3 टाइम्स ऑफ -4 होल डिवाइडेड बाई 4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू, आप चेक करेंगे तो 4 प्लस, नेक्स्ट यू विल गेट 4 + 12 विच डिवाइड बाई 4। देन अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यू विल गेट द वाई का वैल्यू। 4 + 12 गिव्स यू 16 डिवाइड बाई 4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4। सो द पॉइंट्स आर रेडी। तीन तीन पॉइंट मिल गए। यस, दिस इज 3 to 4 मार्क्स सम, मोस्टली 4 मार्क्स। नहीं, एक्टिविटी में वर्किंग दिखाना पड़ेगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही सेम टू सेम फॉलो करना है आपको। वर्किंग दिखाना पड़ता है। सो दिस इज अबाउट द लीनियर इक्वेशन। अगर आप चेक करेंगे तो हम लोग ने क्रेमर्स रूल का एक सम किया, dx कैसे ढूंढना है वो चेक किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस क्या होता है वो चेक किया, देन स्क्वायर रूट वाले डिटर्मिनेंट के सम कैसे सॉल्व करने हैं वो डिस्कस किया हमने, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड रीसब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया, देन हाउ टू प्रिपेयर द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन वो डिस्कस किया। लेट्स कंटिन्यू विद द सम क्वेश्चंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो सम जो अभी ये सेम स्क्रीन पे आएंगे, अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे सॉल्व करना है। एक्स इज इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 में वो चेक करने बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब फर्स्ट सम में आपको चेक करके बताना है कि रूट है कि नहीं, और सेकेंड क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि रूट है, आपको के का वैल्यू ढूंढना है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट सम। आपको सिंपली क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है गिवन इक्वेशन का, और उसमें एक्स का वैल्यू -2 रख देना। सो व्हाट विल राइट ऑन, पुट x इज इक्वल टू -2 ऑन LHS of given equation. So we'll write on the LHS, and in that instead of x we will write on -2. 2 times of -2 the whole square plus 6 into -2 plus 7.
दिस गिव्स यू 2 इंटू -2 का स्क्वायर आप करोगे तो +4, +6 -2 करेंगे तो इट गिव्स यू -12 +7. Here we are getting 4 2s are 8, -12 +7, which gives you 8 -12 आपको देगा -4 +7, which is equal to 3, which is not equal to 0, क्योंकि हमें equal to 0 चाहिए था. So you will write down which is not equal to RHS. So you will write down x is equal to -2 is not a root of given quadratic equation. देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट वाले सम में आपको पहले से ही दिया हुआ है कि x का वैल्यू 3 लेना है और x इक्वल टू 3 रूट है, उसका हेल्प लेके k का वैल्यू. अब यहाँ पे जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल नॉट राइट डाउन LHS, यू आर सिंपली सब्सटीट्यूटिंग इन द गिवन इक्वेशन. पुट x इज इक्वल टू -3 इन kx स्क्वायर -7x plus 3 equal to 0. So what we get in next step, k times of -3 का square -7 into -3 plus 3 is equal to 0. -3 का स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम 9k प्लस 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0. सो दिस गिव्स यू 9k प्लस 24 विच इज इक्वल टू 0. 9k का वैल्यू इज इक्वल टू -24. सो वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको मिलेगा -24 डिवाइडेड बाय 9 रेड्यूस बाय 3. अब 3 से रेड्यूस करेंगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज़ -8/3. और ऐसा कहीं नहीं है कि आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, मैंने जानबूझ के ये सम लिया है. देखो क्वेश्चन थोड़े चेंज करके लिए कि ज़रूरी नहीं हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगा. हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकता है. के का वैल्यू इज -8/3. ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर करें. नहीं, एक्टिविटी में एक्स्ट्रा स्टेप करना ही नहीं है. एक्टिविटी में जितने स्टेप्स उन लोग ने दिए उतने ही स्टेप्स में आपको करना है. ठीक है भाई. ये 720p क्या होता है मुझे नहीं पता है. मैंने जैसे बोला मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, वो मुझे नहीं क्लियर है, तो फिर अभी मैं फ़िलहाल उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. हम आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्टली. ठीक है. हाँ, वैल्यू +3 है. अगर आप वैल्यू +3 रखेंगे तो चेंजेस होगा. सॉरी, मैंने -3 लेके कर दिया. सो +3 करेंगे तो दिस बिकम -21. तो पूरा सम चेंज हो जाएगा. अगर आप -3 रखेंगे तो कैलकुलेशन -3 के अकॉर्डिंगली हो गया. उसको मैं फिर से एक बार चेंज कर देता हूँ. हम लोग +3 लेके सब्सटीट्यूशन करेंगे. +3 लेंगे तो पूरा साइन चेंज हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली विल गेट आवर आंसर. ये मैं हटा देता हूँ. और -3 लेंगे तो क्या करना है वो कैलकुलेशन डिस्कस हो गया. फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइव ले रहा हूँ मैं ये लेक्चर्स. मोस्ट प्रोबेबली होगा तो अब मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के अपडेट करूँगा जो 11th 12th में भी आपको काम दे. सो लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पे करेंगे तो 9k दिस बिकम -21 प्लस 3. तो -21 प्लस 3 करेंगे तो दिस गिव्स यू -18. And this -18 shifted on other side will get our answer in terms of integer. So answer is -18 shifted on other side. This become +18. So 18 divided by 9 gives you 2. So k का value is equal to k का value is equal to 2. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे आपको चेक करना है कि आंसर राइट है कि नहीं, और एक आंसर पहले से दिया है उसका हेल्प लेके के का वैल्यू ढूंढना है. नाउ जो टेक्स्ट बुक का सबसे आसान सा है, मैं बहुत बार स्टूडेंट्स ये नहीं करके जाते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता होगा, बट जब दो टर्म आते हैं तो फैक्टराइज कैसे करना है. तो क्वेश्चन 2x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 0. हाँ, मुझे बहुत सारे सेटिंग के बारे में नहीं पता था.
मैंने लाइव ऑलरेडी 4 बजे का मीटिंग करके रखा था, बट वो ऑन ही नहीं हुआ, या पता नहीं वो हमेशा वेटिंग ही दिखा रहा था, इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट एक नया मीटिंग लाइव ऑन कर दिया। अब उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे होंगे, ऐसा है। बट ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम बहुत सारे चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वही बहुत है। लेट्स कंटिन्यू। हाउ टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी दो टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं ना, यू हैव टू फॉलो विद द टू मेथड्स। वन इज टेकिंग समथिंग कॉमन, और एक यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिलहाल यहाँ पे आप चेक करेंगे तो दो टर्म है, हमेशा कोशिश करो कि क्या कॉमन है। तो अगर हम देखेंगे तो एक्स कॉमन है, सो वी लेफ्ट विथ 2x-3 विच इज इक्वल टू 0। बीच में मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर सॉल्व। एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 2x-3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द टू ऑप्शन वी आर हैविंग। तो एक हो गया x इज इक्वल टू 0, और दूसरा ऑप्शन आएगा x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3। सो x का वैल्यू या तो मिलेगा 0, और या तो x का वैल्यू मिलेगा 3/2। सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। ये हो गया आपका x का वैल्यू। एक और सम है जहाँ पे दो ही टर्म है, सिंपली टू टर्म्स आर देयर। हाँ, हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम आता है। x² - 21 इक्वल टू 0, इधर भी दो ही टर्म है। अगर आप चेक करेंगे हाउ टू सॉल्व दिस, सो अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी विल यूज अ फॉर्मूला ऑफ a² माइनस बी स्क्वायर। अब बट प्रॉब्लम इज 21 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हम लोग उसको √21 का स्क्वायर लिखेंगे। एंड इन सच क्वेश्चन वी विल यूज a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x-21, और दूसरा हो जाएगा x प्लस √21 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, तो दोनों को इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। x-21 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट वन इज x प्लस √21 इक्वल टू 0। सो यू विल गेट टू आंसर्स। तो एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू √21, और दूसरा आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस √21। अब ये रूट वाला भी नंबर अगर और सॉल्व होता तो हम उसको डेफिनेटली सॉल्व करते हैं, बट 21 को सॉल्व करके वो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आने वाला है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सॉल्विंग। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वन, फैक्टराइजेशन मेथड से ये सम बहुत सारे लोग को परेशान करता है। सो लेट्स डिस्कस दिस, हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस। आपको करना है √3 मल्टीप्लाई विथ √3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 7√3 के साथ। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई √3 विथ 7√3, आपको आंसर मिलेगा 21। अब 21 में से ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका सब्ट्रैक्शन 4 होता है। 21 में से ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसका सब्ट्रैक्शन 4 होता है। तो 21 1 इंटू 21 हो सकता है, 3 इंटू 7 हो सकता है। दिस आर द टू पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 21। अभी इसमें से कौन से दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिलता है, वो आपका आंसर होगा। सो इट्स वेरी सिंपल, 3 और 7 को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिलता है। तो ये पॉसिबल फैक्टर है। और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे रूल होता है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। अब 3 और 7 में से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, ये हमें देखना है। तो जो बीच वाले टर्म का साइन होगा, जो एक्स वाले कोइफिशिएंट का साइन होगा, वो बड़े नंबर को देना है। तो 7 का साइन 4, 7 का साइन प्लस हो जाएगा, और 3 का साइन माइनस। सो द फैक्टर्स आर -3 + 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3x² -3x +7x -7√3 विच इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो में से हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट दो में से। सो फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आएगा अगर हम चेक करेंगे, एक तो √3 कॉमन है और एक तो x कॉमन है, क्योंकि 3 के बाद दो √3 होता है। √3 इंटू √3 आप ही 3 बोलते थे, तो √3x कॉमन आएगा। सो वी लेफ्ट इन अ ब्रैकेट x माइनस √3, एंड देन लास्ट दो टर्म में से आपको साइन लेने में बहुत परेशानी होती है, सो बी केयरफुल। जो थर्ड टर्म का साइन होगा वो कॉमन लेना है, थर्ड टर्म।
एक एक्स स्क्वायर है, फिर -3x, और जो 7x है, तो 7x का जो साइन होगा वो आपको कॉमन लेना है। सो वी आर टेकिंग +7 कॉमन, और प्लस साइन बाहर लेते हैं तो नो चेंज इन साइन। प्लस साइन बाहर लेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। माइनस साइन बाहर लेते हैं तो बी केयरफुल, आपको साइन चेंज करना पड़ता है। तो वी आर टेकिंग +7 आउट। 7 बाहर लोगे तो बचेगा x-√3 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। ये रट्टा मत मार के जाओ कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है वही दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। वो तो सही है, लिखना वही है, लेकिन आता कैसे वो आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। अब आप देखेंगे तो दो फैक्टर हो गए। So we get x is equal to √3, and then other part is √3x plus 7 is equal to 0. So आपका एक आंसर हो गया x is equal to √3, और दूसरा आंसर हो गया x is equal to -7/√3. These are the two answers. So factorization is clear. Formula method सबको आता है. It's one of the easiest method, formula method. But completing square method में बहुत परेशानी है लोगों को. So we'll discuss the sum of completing square method. देखो, इसको आप सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो प्रीवियस सिलेबस में था, या जो ओल्ड टेक्स्ट बुक में था, या जो हायर स्टैंडर्ड में है, वो है थर्ड टर्म। लेकिन फिलहाल जो अभी टेक्स्ट बुक में दिया है, हमें वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने मन से थर्ड टर्म वाला मेथड मत यूज़ करो, क्योंकि टेक्स्ट बुक ही रेफरेंस है। तो आपको टेक्स्ट बुक के ही रूल को फॉलो करके अपने आंसर को सॉल्व करना है। सो वी आर सॉल्विंग दिस सम, स्टार्टिंग विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करवाओ, तो लेट्स कंटिन्यू सम ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो सबसे पहले आपको करना है कोइफिशिएंट 1 बनाना है एक्स स्क्वायर का। द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड थ्रू आउट बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है उससे डिवाइड करो। सो वी गेट एक्स स्क्वायर -2/3x -8/3 विच इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 हो गया। आफ्टर कन्वर्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, नेक्स्ट स्टेप इज जो कांस्टेंट टर्म है, उसको हटाओ। सो कांस्टेंट टर्म हटाएंगे तो अपने को लेफ्ट में सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म बचेंगे। सो वी आर राइटिंग एक्स स्क्वायर -2/3x and shift this -8/3 on other side. This become 8/3. Is that clear with everyone? नाउ इसके बाद आपको क्या करना है वो देखो। नाउ रफ वर्क, इसको आप मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो स्टेप समझने के लिए ट्राई करो। टेक्स्ट बुक में दिया है एक्स स्क्वायर -2/3x प्लस के लिखा है, यहाँ पे प्लस के लिखा है, और इसको राइट हैंड साइड में उसने रिप्लेस किया है x-a द होल स्क्वायर से। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करके के का वैल्यू सर्च करना है। सो व्हाट वी गेट इन नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे। ये टेक्स्ट बुक का मेथड है जो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, तो आपको एक दो सम ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए, एग्जाम में आने के चांसेस है। प्लस के, अब राइट साइड में आपको a-b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। एक्स स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर। अब आपको दोनों साइड को कंपेयर करना है। अब आप जब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर होगा। तो -2ax विल बी कंपेयर विथ -2/3x। तो x और x कैंसिल होगा तो वी लेफ्ट विथ -2a विच इज इक्वल टू -2/3। तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 1/3। चेक इट एवरीवन। अब ये a का वैल्यू जो मिला आपको, ये आप और भी एक तरीके से ढूंढ सकते हैं, जो हम थर्ड टर्म जिसको बोलते हैं 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो अभी k का जो वैल्यू होगा वो आप जब कंपेयर करोगे तो k का वैल्यू इज इक्वल टू a स्क्वायर है, और a का वैल्यू हमने 1/3 निकाला, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/9। ये टेक्स्ट बुक का प्रोसीजर है वो थर्ड टर्म ढूंढने का। ओल्ड टेक्स्ट बुक में हम डायरेक्टली लिखते थे 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, लेकिन फिलहाल टेक्स्ट बुक ने ये मेथड दिया है तो आपको ये रूल ही फॉलो करना है।
नाउ के का वैल्यू मिल गया, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में लेके जाएंगे और वहां पे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यू विल गेट इक्वेशन एज your equation converted into complete square by adding this third term. So let's continue. I hope ये वाले स्टेप सबको समझ में आ गए होंगे कि करना क्या है, कैसे कैसे डील करना है. नहीं, थर्ड टर्म नहीं चलेगा भाई. थर्ड टर्म से किया और मार्क्स कट गए तो फिर अच्छी बात नहीं है ना. आते हुए भी मार्क्स क्यों जाने देना है. जो टेक्स्ट बुक ने मेथड बोला है वही मेथड करना पड़ेगा. सो वी आर राइटिंग एक्स स्क्वायर -2/3, एक्स स्क्वायर -2/3, और ये जो हमने के का वैल्यू निकाला है इसको ही हम लोग को ऐड करना है. हमेशा टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करो. हम बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं, अपने अपने नए रूल्स नहीं बना सकते. वी हैव टू फॉलो द टेक्स्ट बुक. एक्स स्क्वायर -2/3 एक्स प्लस, ये प्रोसीजर बता रहे कि कैसे आया है आंसर, +1/3 और ऐड 1/3 ऑन द अदर साइड ऑल्सो ऑफ द इक्वेशन नंबर 1. तो 8/3 के साथ भी अपने 1/3 ऐड करना है. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2x/3 प्लस 1/3, एंड हियर वी आर हैविंग 8/3 के साथ ऐड करेंगे 1/3 को, विच इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म. बस ये इसमें नया क्या है कि आपको बताना है कि ये 1/3 आया कैसे है, क्या एक्चुअल प्रोसीजर है. सो दिस इज व्हाट द वे टू फाइंड आउट द आंसर. तो आपने ये 1/3 1/9 1/9 आपको दोनों साइड ऐड करना है, and so that your sum converted into complete square. So we are adding 1/9 on both the side, which is the value of a square, not the value of a का वैल्यू नहीं ऐड करना है, a स्क्वायर का वैल्यू दोनों साइड ऐड करना है. So 1/9 we added on both the side, 1/9 here and here also 1/9. So लेफ्ट वाला जो टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, x बीच वाले का साइन, देन 1/3 द होल स्क्वायर, एंड राइट साइड में आपको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर प्रीफर कर दो या तो एलसीएम प्रीफर कर दो. मैं हमेशा एलसीएम प्रीफर करता हूँ. तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा 24/9 प्लस 1/9. This gives you x minus 1/3 the whole square, which is equal to 25/9. This gives you x minus 1/3, और हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3. स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस एंड माइनस. तो x इज इक्वल टू -1/3, शिफ्ट अदर साइड, बिकम +1/3 एंड 5/3. डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग उसको एक बार ही लिखेंगे और एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट. 1 + -5 होल डिवाइड बाय 3. So our final answer is x is equal to 1 + 5 gives you 6 divided by 3, or the other option is x is equal to 1 minus 5, which is -4 divided by 3. So value of x is equal to 2, or value of x is equal to -4/3. This is what the two value of x. नहीं, मेरे चैनल में मैंने ये सब अभी तक अपलोड नहीं किया. मैं अभी जहाँ पे ये अभी करवा रहा हूँ यही है. इसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने अपने चैनल पे. सो दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. जो टेक्स्ट बुक का मेथड है वो ज़रूर फॉलो करें. ये टेक्स्ट बुक के मेथड में आप चेक करेंगे जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ये स्टेप बताना बहुत ज़रूरी है. ये स्टेप नहीं बताओगे तो हो सकता है आपको मार्क्स नहीं मिले. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 70 से 52 हो गए, बट ठीक है, कोई बात नहीं. जो लोग ज्वाइन हैं अगर उनको कुछ हेल्प मिल रही है तो अच्छी बात है. लेट्स कंटिन्यू. हम जो भी मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आए हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन रूट इज गिवन. अब अगर आप चेक करेंगे तो वन रूट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो हम ऐसे सब में इसको नाम देते हैं अल्फा. अल्फा का वैल्यू है 2 - √5, और दूसरा वाला हो जाएगा बीटा, जिसका आंसर हो जाएगा 2 + √5. कभी कभी दोनों दिया हुआ रहता है और कभी कभी सिर्फ एक ही दिया रहता है, दूसरा आपको अज्यूम करना रहता है, और वो अजम्पशन होता है कॉन्जुगेट. अगर प्लस दिया है तो माइनस अज्यूम कर लेना, और माइनस दिया है तो प्लस अज्यूम करना. तो अब आप फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करना है. 2 - √5, 2 + √5.
सो आप चेक करेंगे रूट फाइव कैंसिल हो गया तो आंसर मिलेगा 4। देन नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे 2 माइनस रूट फाइव एंड अदर वन इज 2 प्लस रूट फाइव, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यूज ब्रैकेट। और हमेशा कॉन्जुगेट के टाइम पे, हमेशा कॉन्जुगेट के टाइम पे, यस इट्स बोरिंग वीडियो बिकॉज इट्स मैथ्स। मैथ्स है तो मैथ्स बोरिंग ही होता है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे और कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे तो बोरिंग ही होगा। और आजकल वैसे भी पढ़ाई बोरिंग ही है, ऐसा है। हाँ ये भी सही है, वीडियो नहीं है ये, लाइव स्ट्रीम चल रहा है। और मैथ्स हमेशा से ही बोरिंग सब्जेक्ट रहा है क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा है। तो 2 स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर। इंटरेस्टिंग सिर्फ मूवी हो सकती है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती है। वो डायरेक्टली वो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप समझेंगे नहीं। नहीं कोई बात नहीं भाई, लेट नहीं हुआ है। जो भी सम अभी चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। 2 का स्क्वायर इज 4, रूट फाइव का स्क्वायर इज 5, 4 माइनस फाइव इज इक्वल टू -1। सो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अवेलेबल हो गया, आपके पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अवेलेबल हो गया। देन द सिंपल फॉर्मूला इज देयर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने ढूंढा है 4x, और अल्फा इंटू बीटा हमने ढूंढा -1। दिस गिव्स यू योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर फॉर्मूले के आइडेंटिफाई याद करने का कोई ट्रिक, कौन सा फॉर्मूला? वो आप बताएंगे तो मैं शायद एक्सप्लेन कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के साइड में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन अल्फा बीटा वाला है तो आपको कंपेयर करना है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिलहाल यहाँ दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू मिलेगा 2, बी का वैल्यू मिलेगा 6 एंड सी का वैल्यू मिलेगा 7। और सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ढूंढना है, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। आंसर आएगा -6/2 विच इज इक्वल टू -3। सो आंसर ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -3। सिमिलरली नाउ विल सर्च फॉर अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। आंसर इज 7/2। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, और अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। नाउ आफ्टर दैट फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज, इसके लिए एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ के जाएं सब लोग जो भी सुन रहे हैं। ये आने के चांसेस है, अल्फा बीटा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है 2 अल्फा इंटू बीटा। सो दिस गिव्स यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने सर्च किया -3 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 7/2। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो 9 माइनस 7 गिव्स यू 2। दिस इज व्हाट द आंसर इज। नेक्स्ट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है, ये बचपन से हम लोग आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला वही है। अच्छी बात है भाई, तूने जेई क्लियर कर लिया, वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिंपली अपडेट द वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा हम लोग ने डिराइव किया है 7/2, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3। सो वी विल क्लियर दिस, विल मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या फाइनल आंसर आता है। सो -3 ईयर, सो -3 का क्यूब करेंगे तो -27। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 -54 प्लस 63 होल डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सब्ट्रैक्शन नाउ। चलो ये चीज़ मैसेज करो तो समझ में आए। हाँ आप देख रहे हो, -54 प्लस 63 डिवाइड बाई 2।
तो आंसर इज 9/2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4.5। हाँ, करेक्ट। 9/2 जिन्होंने भी मैसेज किया, वेरी गुड। अल्फा और बीटा के फॉर्मूले आपको डिराइव करना पड़ेगा। ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए माइनस बी द होल स्क्वायर को याद रखो तो वो याद हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाया है मैंने। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा। नहीं, टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी पेज नंबर नहीं है जहाँ पे उसने डेरिवेशन किया हुआ है। आपको खुद से वो डेरिवेशन करना पड़ेगा। एमसीक्यू आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भाई, पेन से लिखना ये तो सबको पता है, बट एमसीक्यू कैसे लिखे उसके लिए आपको पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा जितना भी सम के स्टेप्स है वो लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आंसर को टिक कर दिया और मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। एपी के थोड़े से ही सम है, ज़्यादा सम नहीं लिए मैंने एपी के। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद कुछ बोट वाले सम जो आप बोल रहे हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, वो सम हम लोग लेंगे। मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादा सम नहीं लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है, उसमें अलग टाइप के कोई सम नहीं आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, एमसीक्यू का क्वेश्चन का आंसर लिखना ज़रूरी है। मैथ सब्जेक्ट में टाइम मैनेज इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिस का लैक है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें स्टेप्स पहले से ही दिमाग में आएंगे, और स्टेप पहले से दिमाग में आएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। और अगर हमें सोचना पड़ रहा है तो टाइम लगेगा फिर। नहीं, चैप्टर 6 का कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि उसमें बहुत टेबल वेबल बनाना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और वो मल्टीप्लिकेशन सामने वाला कितना भी करे तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सम है। ए का वैल्यू 101 दिया है, डी का वैल्यू -4 दिया है, और लास्ट टर्म 57 दिया है। इसका हेल्प लेके एंड ढूंढना है। नॉर्मली एंड ढूंढने वाले सम में परेशानी होती है। जब भी लास्ट टर्म बोलेगा तो टी एन का फॉर्मूला लगाना है। लास्ट टर्म बोल रहे हैं तो टी एन का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद उसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो अपडेट करनी है। लेट्स कंटिन्यू। जो भी इससे रिलेटेड सम है वो अपडेट करता है। हाँ, ए का वैल्यू दे के रखा है 101, डी का वैल्यू -4, लास्ट टर्म दिया है 57। तो हम लोग टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म मतलब टी एन का वैल्यू दिया है तो 57, ए का वैल्यू 101, एन का वैल्यू मालूम नहीं, और डी का वैल्यू इज -4। सो लेट्स अपडेट ऑल द वैल्यूज। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 57 और ये 101 लेफ्ट में आएगा तो -101 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय -4। चलो, नाउ टेल मी, कोई बता सकता है एन का वैल्यू क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं। फर्स्ट सेकेंड एंड सिक्स जिसने किया होगा उसको 32 मार्क्स आराम से आएंगे। भाई ये सोच के जाना गलत है। हॉट सॉल्व करने के कोई टिप्स नहीं है, अगर अब तक नहीं किया तो अब करने का कोई मतलब नहीं है। एन का वैल्यू एक जन ने 10 -10 बोला है, एक जन ने 11 बोला है। हाँ, नवनीत में डायरेक्ट आंसर दिया है, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ। अच्छे मार्क्स आ गए तो हो सकता है आपने सोल्यूशन नहीं लिखा हो तो आपका मार्क्स कट जाए। इसलिए आपको सोल्यूशन आता है तो डेफिनेटली लिखो, नहीं आता है उस केस में फिर आप अ, तब आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो वे फिलहाल सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। -4 44 विच इज़ इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये केस में -4 डिवाइड में आएगा। -4 डिवाइड बाय -44 डिवाइड बाय -4 गिव्स यू n-1। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इज 11 इज द आंसर ऑफ n-1।
-1 दूसरे साइड में शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा n का वैल्यू विच इज 12। तो इम्पोर्टेंट n का वैल्यू ढूंढने वाले सम जरूर करें। वेरी गुड, जिसने भी 12 बोला है वेरी गुड, यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेरी वेल। लेट्स कंटिन्यू वन मोर। ये सॉल्व करके बता सकते हैं आप लोग फटाफट। T17 माइनस T10 का वैल्यू क्या होगा? डी का वैल्यू दिया है और इसका हेल्प लेके आपको T17 माइनस T10 का वैल्यू बताना है। देखो ये लेक्चर इसलिए नहीं रखा गया है कि आपको सब आ जाएगा, नहीं, ये लेक्चर इसलिए रखा गया है कि आप 2 दिन से 3 दिन से पढ़ रहे हैं, तो अभी एक ब्रीफ रिवीजन के लिए क्या करें, तो बस अब अगर 1 घंटे में ऑब्जर्व करके अगर आपको ब्रीफ रिवीजन मिल रहा है तो ठीक है, और अगर आपको पहले से सब आ रहा है तो अच्छी बात है। टी एन का यूज़ करना है तो टी एन का एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिखें। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और जो 2 टर्म का ज़रूरत है उसका आंसर डिराइव करें। T17 का आंसर आ जाएगा ए प्लस 17 माइनस वन विच इज ए प्लस 16D। एंड सिमिलरली आप T10 का भी वैल्यू निकालो। T10 का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा ए प्लस 9D। सो T17 मिल गया, T10 मिल गया। नाउ सब्सटीट्यूट T17 माइनस T10। वेरी गुड, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। सो ए प्लस 16D में से हमें माइनस करना है ए प्लस 9D, एंड व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D। अब देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 16 माइनस 9 गिव्स यू 7D, और D का वैल्यू सबने दे के रखा है। आंसर इज नथिंग बट इक्वल टू 49। डन। डन, 49 इज वेरी गुड। IMP ऑफ सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर लिया हमने। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर। अल्फा बीटा वाले सम इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर। नाउ नेक्स्ट वन। ए का वैल्यू दिया है, लास्ट टर्म दिया है, एस एन का वैल्यू दिया है, फिर से एन का वैल्यू ढूंढना है। आपको याद होगा तो एस एन के 2 फॉर्मूले हैं। एस एन के 2 फॉर्मूले, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन वी ऑलवेज यूज दैट फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में, इफ यू ऑल रिमेंबर, ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। दैट इज अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो डेफिनेटली व्हाट यू विल डू, यूज सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा। सो प्रीफर टू यूज सेकेंड फॉर्मूला ऑफ एस एन, जहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहेगा। सो एस एन इज इक्वल टू ब्रैकेट में एन अपॉन टू ए प्लस टी एन। एस एन का वैल्यूज हमने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है 860। एन का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ए का वैल्यू इज 2, लास्ट टर्म का वैल्यू इज 41। सो दिस गिव्स यू 860 which is equal to n upon 2, ब्रैकेट में we left with 43। अब 43 2 से कैंसिल नहीं होगा। भाई ये पुणे घूम रहे हैं लोग, ये लोग का कुछ ना होने वाला बाद में। ये लोग खाली बस घूमते रहेंगे। आप यार लेक्चर अटेंड करने आओ या पता नहीं क्या करने आओ। हाँ, सिंप्लीफिकेशन 860 मल्टीप्लाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 43 which is equal to n। 43 एंड दिस कैंसिल 2, 20 मल्टीप्लाई बाई 2। जिसने 41 है बताया वेरी गुड। आप भाई पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। एन का वैल्यू इज 40। डन। नेक्स्ट वन। 41 is wrong answer, 40 is the correct one। डॉटेड लाइन स्क्रीन पे नहीं बनता भाई, डॉटेड लाइन क्लासरूम में ही बनता है सर, बोर्ड पे। √2, √8, √16। आपको T10 ढूंढना है। कोई कर सकता है? आप लोग कर सकते हैं? आपके पास 1 मिनट है। इन 1 मिनट कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T10? फटाफट आंसर भेजो, क्या है T10 का वैल्यू, क्या होगा देखते हैं।
आप बता सकते हैं क्या? ये एपी है कि नहीं ये देखना नहीं है आपको। अब डायरेक्टली आपको दिया हुआ है फॉर एपी, मतलब उसने चेक किया, आपको चेक नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है और T10 का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू दे के रखा है √2। डी का वैल्यू ढूंढना इंपॉर्टेंट है, डी का वैल्यू। हाँ, पेपर लीनियंट चेक होता है, टेंशन नहीं। √8 माइनस √2, डी का वैल्यू होता है T2 माइनस T1। हाँ, वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा ब्लर है, ये मैं टैब पे लिख रहा हूँ इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी उसके लिए। √8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो होता है 2√2। 2√2 में से एक √2 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा √2। तो कॉमन डिफरेंस भी √2 है और फर्स्ट टर्म भी √2 है। आपको T n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो T n इज इक्वल टू a+n-1 × d। ए का वैल्यू है हमारे पास √2। T10 ढूंढना है तो n का वैल्यू हो जाएगा 10, 10 - 1 गिव्स यू 9 और d का वैल्यू इज √2। सो दिस गिव्स यू आंसर एज √2 + 9 √2। This gives you 10 √2, and if you want you can send this 10 inside। 10 रूट के अंदर जाएगा तो 100 बन जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा √200। दिस इज द वैल्यू ऑफ T10। 10 √2 is a correct answer। 10 √2 is very good, correct answer। नेक्स्ट वन, आपके टेक्स्ट बुक में ये सम है लेकिन वहाँ पे 9th टर्म दिया हुआ है, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। भाई जेई एडवांस के लिए टिप्स है कि जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। सो लेट्स कंटिन्यू द सोल्यूशन ऑफ दिस। गिवन डेटा क्या दिया है? गिवन है कि 6th टर्म ऑफ एपी इज 0। दिस इज द लास्ट सम ऑफ द एपी। सम ने गिवन क्या दिया है वो देखते हैं। गिवन है 6th टर्म इज 0, T6 का वैल्यू 0 है। और टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने बोले हैं? 21st टर्म इज ट्रिपल द 11th टर्म। तो हम ऐसे सम को ना हमेशा मॉडिफाई करना चाहिए। T21 और ये जो 3 टाइम्स ऑफ 11 है वो लेफ्ट में ले लो और इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करो। 10 √2 इज द आंसर। 10 × 2 नहीं लिखना है। सो लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ दिस। आपको टर्म बोला है तो टर्म का फॉर्मूला लिखना है। टर्म का फॉर्मूला इज T n इज इक्वल टू a+n - 1 × d। Tn इज इक्वल टू a+n - 1 × d। और आपको तीनों टर्म का आंसर ढूंढना है। Tn इज इक्वल टू a+n-1 × d एंड यू आर अपडेटिंग द वैल्यू इन दिस। एक एक करके आप सब वैल्यू फाइंड करोगे। एक बार T6 फाइंड करोगे, फिर एक बार T21 फाइंड करोगे, उसके बाद T11 फाइंड करोगे एंड आफ्टर दैट यू आर सब्सटीट्यूटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स अपडेट। T6 फाइंड करते हैं तो T6 का वैल्यू आएगा a+5d, पर T6 का वैल्यू 0 है इसलिए a+5d का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ये इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आगे चल के यूज़ करो, ये हमें यूज़ करने मिलेगा। नाउ वी विल सर्च फॉर T11 का फॉर्मूला होता है a+10d। a+10d को कैन वी राइट डाउन a+5d। ऐसा इसलिए लिखना है बिकॉज a+5d का वैल्यू हमारे पास है 0, वो रिप्लेस हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विथ T11 का वैल्यू एज 5d। फिर आप नेक्स्ट टर्म में आप फाइंड करेंगे T21। T21 मिल गया, देन वी आर एबल टू प्रूफ इट इजीली। या आई होप समझा रहेगा आपको। यहाँ पे हम लोग इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ विल गो विथ
Now finding the value of T21. T21 ढूंढेंगे हम लोग. T21 is nothing but equal to A plus 20D. 20D अगर लिख रहे हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे A plus 5D plus 15D, क्योंकि A plus 5D का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है. A plus 5D का वैल्यू अवेलेबल है 0. 0 plus 15D. So this gives you 15D. Now updating in the given information. Left hand side लिखते हैं. Left hand side is T21 minus 3 times of T11. T21 का वैल्यू हमने निकाला है 15D और T11 का वैल्यू हमने निकाला है 5D. 5D multiply with 3 gives you 15D minus 15D, which is equal to 0. This is what the answer which we have to prove. Done. Important sum आ सकता है. Now we are going to discuss with some question of the financial planning, last chapter. इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के और स्टैटिस्टिक्स के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द फाइनेंशियल प्लानिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मुझे नहीं लगता ये छोड़ना चाहिए. बेसिक क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाना चाहिए. सो अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. गेम ओवर हुआ नहीं है भाई, गेम तो अभी चालू है. रिजल्ट आने के बाद गेम ओवर होगा. चलो लेट्स कंटिन्यू. द टोटल वैल्यू ऑफ द वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ टॉय कार इज 944. क्वेश्चन ने टोटल वैल्यू दी है. जीएसटी का जो परसेंट है वो 18% है. यस, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी, इसलिए उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. जीएसटी का परसेंट दिया है 18% और आपको टैक्सेबल वैल्यू ढूंढना है. सो लेट्स कंटिन्यू. टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जब भी बोलेगा उसको एक्स अज्यूम करने का. टैक्सेबल वैल्यू इज एक्स. अब अगर आप टैक्सेबल वैल्यू एक्स लेंगे तो आप एक एक करके सब आंसर निकाल सकते हैं. आंसर इज 8 ऑफ व्हाट? टैक्सेबल वैल्यू, विच इज रॉन्ग. सो टैक्सेबल वैल्यू मिल गया हम लोग को. टैक्सेबल वैल्यू मिल गया तो हम लोग जीएसटी ढूंढ सकते हैं. जीएसटी का फॉर्मूला होता है जीएसटी रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू. जीएसटी रेट है 18%, तो इट बिकम 18 अपॉन 100. कितने का 18%? एक्स का. सो आपको मिलेगा 18x. आपको वैल्यू मिलेगा 18x डिवाइड बाय 100. ये हो गया आपका जीएसटी का आंसर. और टैक्सेबल वैल्यू एक्स है. टोटल का फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी. टोटल इज ऑलवेज बी इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी. टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स अज्यूम किया है. टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स अज्यूम किया है और जीएसटी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 18x अपॉन 100 और टोटल वैल्यू दिया है 944. नाउ कैलकुलेट दिस. You will get your value of taxable value. 100 into x, it become 100x plus 18x whole divided by 100. Yes, correct. Taxable value 800 है. So next step में हमें मिलेगा 944 multiply by 100, which is nothing but equal to 118 साथ में x. So when you will simplify, you will get your answer 944 multiply by 100 whole divided by 118, which is equal to x. And when you will simplify, आपका आंसर मिलेगा आपको 118 मल्टीप्लाई बाय 8 गिव्स यू 944. 800 विच इज इक्वल टू x. इतना प्रैक्टिस करो कि आपको सम पहले से पता रहे क्या होने वाला है. दैट इज अ इम्पॉर्टेंट की फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस.
नहीं, जीएसटी ढूंढने नहीं बोला था उसने, अपने को टैक्सेबल वैल्यू ढूंढने। सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाना चाहिए सबको। नेक्स्ट वन, ये भी एक 2 मार्क वाला बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया है। श्री पाटंकर पेड जीएसटी ऑफ 8300 एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस के टाइम पे इन्होंने जीएसटी दिया है, और कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 10,000 एट द टाइम ऑफ सेल। अब आपको ढूंढना है फाइंड आईटीसी, आउटपुट टैक्स एंड जीएसटी पेएबल। देखो, आईटीसी मतलब जो टैक्स हमने ऑलरेडी दे दिया है। आईटीसी मतलब जो टैक्स हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो जब आप सामान खरीद के लाए तो आपने 8,300 टैक्स दे दिए। तो आईटीसी का वैल्यू उन्होंने पहले से दिया हुआ है, दैट इज 8300। और आउटपुट टैक्स मतलब वो टैक्स जो आपके पास आ तो रहे हैं, लेकिन वापस से गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं। तो आपने आउटपुट टैक्स मतलब जो आपके जेब में आया हुआ टैक्स है, जो आपने दूसरे से लिया है। सो आउटपुट टैक्स इज नथिंग बट इक्वल टू जितना उन्होंने सामान बेच के सामने वाले से कलेक्ट किया। तो सामने वाले से उन्होंने 10,000 रुपये कलेक्ट किया एज अ जीएसटी। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब जो टैक्स आपने ऑलरेडी दे दिया, इनपुट कर दिया है गवर्नमेंट के पास में। और आउटपुट टैक्स मतलब जो आप सामने वाले से ले रहे हो। तो ये दो वैल्यू तो डायरेक्टली दी हुई है। आईटीसी इज 8300, करेक्ट। और आउटपुट टैक्स इज 10,000। नाउ अब आपने एक्स्ट्रा कितना टैक्स अपने पास रखा है, वो होता है जीएसटी पेएबल। आपने सामने वाले से 10,000 लिया, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ 8,300 पे किए ड्यूरिंग परचेस। तो आपने कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा अपने पास रखा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ही होता है जीएसटी पेएबल। और उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। एंड द आंसर आप लोगों ने भेज दिया है, दैट इज 1700। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो ऐसे छोटे से क्वेश्चन ये टाइम पे ज़रूर करें, सो दैट आपने चैप्टर नहीं किया है तो एटलीस्ट ऐसे सम आए तो आप वहाँ पे कर पाओ। नेक्स्ट वन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपने देखा है कि नहीं। टेक्स्ट बुक में पार कंडीशन वाला एक भी सम नहीं है। सब का सम में डिस्काउंट है, सब सम में आप चेक करेंगे तो डिस्काउंट के बाद प्रीमियम है, लेकिन पार वाला एक भी सम नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो हम परचेस 150 शेयर ऑफ सर्टन कंपनी ऑफ फेस वैल्यू 100 एट पार। तो नंबर ऑफ शेयर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 150। फेस वैल्यू दिया हुआ है 100। कोई मार्केट वैल्यू बता सकता है? कैन यू मैसेज में मार्केट वैल्यू, कमेंट कर सकते हो आप। व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू? वेरी गुड, मार्केट वैल्यू भी सही होगा, बिकॉज कंडीशन क्या चल रहा है? कंडीशन पार का चल रहा है। द पार कंडीशन इज गोइंग ऑन, जितना फेस वैल्यू उतना ही मार्केट वैल्यू भी है। नहीं शुभम भाई, गलत है। मार्केट वैल्यू 50 नहीं है, मार्केट वैल्यू 100 है। अब आपने चेक किया तो कंपनी ने डिविडेंड परसेंट दिया है। डिविडेंड रेट इज गिवन। डिविडेंड का रेट कितना दिया हुआ है? 30%। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। आपको फाइंड करना है डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो डिविडेंड रिसीव करने का दो तरीके हैं। आप एक शेयर के लिए निकाल रहे हो या एक साथ पूरा अमाउंट निकाल रहे हो। डिविडेंड फॉर 1 शेयर यू आर फाइंडिंग, और डिविडेंड फॉर 150 शेयर यू आर फाइंडिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं एक साथ ही प्रेफर करता हूँ निकालना। डिविडेंड ऑन डिविडेंड ऑन 150 शेयर, ऑन 150 शेयर इज नथिंग बट इक्वल टू डिविडेंड का फॉर्मूला आई होप आपको याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सब में ज़रूर करें। 30% विच इज डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू multiply by number of share. So this gives you 30 divided by 100 multiply by face value 100 number of share 150. So 100 and 100 cancel. This gives you answer आपने भेजा है शायद से। वेरी गुड, 4500। ये हो गया डिविडेंड। अब आपको फाइंड करना है आरओआर। आरओआर ढूंढने के लिए आपको फाइंड करना पड़ता है सम इन्वेस्टेड। सब मिला के पैसा लगाया कितना है, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है कितने शेयर्स लिए थे, नंबर ऑफ शेयर।
मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर थे 150, मार्केट वैल्यू था 100। सो व्हाट विल बी द टोटल इन्वेस्टमेंट? 15,000। वेरी गुड। अब आपको आर ओ आर का फॉर्मूला आता होगा आराम से। मतलब सिंपल है, आर ओ आर कोई नया चीज़ नहीं है। आपने 15,000 रुपये लगाए और उसमें से आपको 4,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपको कितना रिटर्न मिला वो ढूंढना है। आर ओ आर इज नथिंग बट इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। आपको प्रॉफिट हुआ है 4500 का, और आपने लगाए थे 15,000, मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिलेशन, यू विल गेट योर आंसर। हाँ, ये सब मैसेज टाइप करो तो मज़ा है फिर करने में। यार बिना मतलब की बातों का मैसेज तो कोई मतलब नहीं है। यस एवरीवन, आंसर इज 30%। करेक्ट, 30 वाला जवाब सही है। 30% रिटर्न। लोग तो भाई 5% पे भी जाते हैं। 30% मतलब बिग बिग रिटर्न। तो ऐसे टाइप के सम जरूर करके जाए। नेक्स्ट वन, जहाँ पे ब्रोकरेज, जीएसटी और परचेस और सब कुछ फाइन करना है, द इम्पोर्टेंट वन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सम, एक बार सम जरूर चेक करें। हाँ, नेक्स्ट हम बोल रहा है विकास परचेस नंबर ऑफ शेयर्स। कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे विकास ने, एक बार देख लो। फाइनेंशियल प्लानिंग के सम, ये मैंने इंपॉर्टेंट ही सम लिए हैं, ये टाइप के सम आने के चांसेस है। नंबर ऑफ शेयर गिवन, नंबर ऑफ शेयर कितना दिए? 200। मार्केट वैल्यू चल रहा है, मार्केट वैल्यू चल रहा है 80। ब्रोकरेज है 0.5। सो लेट्स कंटिन्यू। एक एक ब्रोकरेज कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। ब्रोकरेज का अमाउंट निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज का वैल्यू क्या होएगा? इज नथिंग बट इक्वल टू, कितने शेयर लिए? 200। मार्केट वैल्यू क्या था? 80। यस एवरीवन। मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज रेट क्या है? 0.5। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आपको आसानी से आंसर दे देगा। यस, कोई मैसेज कर सकता है? क्या आंसर आएगा इसका कैलकुलेशन का, देखो। 8,000 ब्रोकरेज रॉन्ग है भाई। 8,000 ब्रोकरेज दे देगा तो फिर कमाएगा क्या? नहीं, सब ये 1605 रॉन्ग है। 80 इज द करेक्ट आंसर। ब्रोकरेज ऑन 200 शेयर्स, ये 0.5% है। ये आपको खुद से वहां पे समझना है। आप जितने भी 8,000 कैलकुलेट कर रहे हैं, हमेशा याद रखो इतना बड़ा ब्रोकरेज कभी नहीं होता है। याद रखे, इतना बड़ा ब्रोकरेज कभी नहीं होता है। सब लोग यही करते हैं। 0.5% था ना, 0.5 अपॉन 100 कौन लिखेगा? नहीं, ब्रोकरेज सिर्फ एमवी पे नहीं लगता भाई, ब्रोकरेज पूरे अमाउंट पे लगता है। एमवी तो एक शेयर का होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो द करेक्ट आंसर इज 80। ब्रोकरेज ऑन 200 शेयर इज 80। ब्रोकरेज का रेट दिया है, रेट परसेंटेज में होता है, तो आपको 0.5 अपॉन 100 लिखना है। अब मैंने वहां पे कुछ देर के लिए नहीं लिखा, तो आपने सबने कैलकुलेट करके 8,000 भेजा है, जबकि करेक्ट आंसर 80 है। जिसने भी 80 लिखा है उसका कैलकुलेशन क्लियर है। सो ब्रोकरेज इज 80। अब ब्रोकरेज पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज नथिंग बट इक्वल टू, जो जीएसटी कितना? 18%। 18% ऑफ हाउ मच? ऑफ 80।
18% of 80, which gives you calculation of 16.05 is a wrong answer. इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर मिलेगा. And the answer is anyone? 80 multiply by 18 whole divided by 100. Correct answer is 14.4. Correct. अच्छा, ये सब फाइंड करने के बाद में टोटल अमाउंट ढूंढना है. तो अब हम ढूंढेंगे सम इन्वेस्टेड. टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ वो ढूंढने के लिए हमें चाहिए होगा सम इन्वेस्टेड. कितने शेयर लिए हमने? 200. मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था? 80. 8 2 16 एंड 30. शेयर का पैसा मिला अपने को 16,000. फिर हम लोग ने ब्रोकरेज दिया 80 रुपीज़, फिर जीएसटी दिया 14.4. अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या किया है, सेल किया है कि परचेस किया है. तो आंसर इज परचेस किया है. सो द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल होगा 16,000 प्लस 80 रुपीज़ प्लस 14.4, एंड दिस गिव्स यू योर फाइनल आंसर. नाउ एक्सपेक्टिंग आंसर क्या आएगा बताओ. Correct. 16,094.4. This is what your answer is. Correct, correct. This is what the question related to फाइनेंशियल प्लानिंग. ये 3-4 सम ज़रूर करें जहाँ पे आपको आरओआर ढूँढना है, ब्रोकरेज ढूँढना है, जीएसटी ढूँढना है. ये छोटे-छोटे सम ज़रूर करें. अच्छा, अब ये पेज पे मैं एनएवी के बारे में बता देता हूँ. एनएवी का सम समझना आसान है, आप समझ जाएँगे. हाउ टू फाइंड आउट द एनएवी ऑफ पर यूनिट. एनएवी क्या होता है? जैसे आप आपकी कंपनी है, इफ यू हैव अ कंपनी, आप की कंपनी का जो अभी टर्नओवर है वो समझो 5 करोड़ है. लेकिन आपको ना अभी अपना कंपनी को और बढ़ाना है और उसके लिए आपको और 5 करोड़ के फंड का ज़रूरत है. तो वो और 5 करोड़ का फंड कैसे लाओगे आप? वो 5 करोड़ का फंड लाने के लिए आप अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाओगे. शेयर मार्केट में अपने कंपनी का थोड़ा सा शेयर बेचोगे. और वो जो थोड़ा सा शेयर बेचने के लिए आप जो प्राइस डिसाइड करते हो वही प्राइस को एनएवी बोलते हैं. आपने समझो 5 करोड़ में समझो अपने 1 लाख शेयर को बेचा, तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख रुपीज. डिवाइड करने के बाद जितना भी बचेगा वो एनईवी हो जाएगा, वो एक यूनिट का प्राइस होगा. ठीक है. जैसे फिर एक अगर मैं सिंगल सिंबल नंबर लूँ तो अ, अगर मेरे पास मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और मैंने अपने 10,000 शेयर बेच दिए, तो एक शेयर का प्राइस क्या होगा? एक शेयर का प्राइस क्या होगा? वही होता है एनईवी. अब वो टेक्स्ट बुक में जो 2 सॉल्ड एग्जांपल है वो ज़रूर चेक करें. वो 2 सॉल्ड एग्जांपल अभी आप जाके देखोगे तो आपको समझ जाएगा एनईवी का मतलब क्या होता है. डन एवरीवन? हाँ, बिना मतलब का मैसेज मत करो भाई. जो लोग देख रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, उनको काम करने दो. डन. नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड देन विल एंड द सेशन. क्वेश्चन इज पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 0.6 और एन ऑफ एस का वैल्यू दिया है 40. आपको एन ऑफ ए ढूंढना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन. ये आने के चांसेस. हाँ, आंसर भेजो फटाफट. व्हाट विल बी द आंसर यू विल गेट. प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है. आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है कि नहीं? इससे क्लियर होगा. P of A is nothing but equal to N of A upon N of S. P of A का वैल्यू दिया है सबने 0.6. N of A का वैल्यू मालूम नहीं और N of S का वैल्यू 40 है. 0.6 multiplied by 40 gives you N of A. Answer is 24. Very good, very good.
सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस करें जो जो लास्ट टाइम रिवीजन पे जरूरत है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एटलीस्ट और एटमोस्ट ना बहुत लोग को नहीं क्लियर हो पाता है। एंड द क्वेश्चन इज, हाँ 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे चेक करते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? फर्स्ट सैंपल स्पेस लिखेंगे, दो कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होता है? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए इवेंट बनाएंगे और उसमें हम हमारा आंसर लिखेंगे। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड होना जरूरी है। एक से ज्यादा हुआ तो चलेगा। जैसे पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 35, 35। तो कम से कम 35 होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा एटलीस्ट वन हेड में? फर्स्ट वाले इवेंट के लिए एटलीस्ट वन हेड बोला तो कम से कम एक हेड दिखना चाहिए। एच एच, एच टी, टी एच। अब हम यहाँ पे साइड में एन ऑफ एस लिख लेते हैं। एन ऑफ एस क्या है? एन ऑफ एस इज नथिंग बट इक्वल टू 4। और हम लोग ने सेकेंड फर्स्ट सम का इवेंट ढूंढ लिया, एन ऑफ ए मिल गया। एन ऑफ ए का वैल्यू मिल गया 3। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी आसानी से ढूंढ सकते हैं। पी ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 4, आंसर इज 3/4। यस करेक्ट, वेरी गुड। आप लोग का डाउट क्लियर है, एटलीस्ट में कोई टेंशन नहीं। एटमोस्ट वाला सोचो कैसे करोगे? एटमोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। इसका भी आंसर 3/4 ही आएगा, वेरी गुड। एटमोस्ट वन टेल मतलब एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, एक या एक भी नहीं। तो दोनों का आउटपुट एक ही है, इसलिए मैंने ये सम लिया है। इसमें भी एन ऑफ बी आपको 3 मिलेगा और यू ऑफ बी, वर्डिंग्स बदल गए लेकिन आंसर वही है। तो आंसर इज एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये एटमोस्ट और एटलीस्ट हमेशा क्लियर करके जाओ। जो लोग 1/4 सोच रहे थे उनका गलत है। पी ऑफ बी भी 3/4 है, वेरी गुड। और एन ऑफ ए, पी ऑफ ए भी 3/4 ही है। एटलीस्ट और एटमोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो, 1 मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.25%. So what is probability of success? The probability of success is 0.25. What is probability of, देखते कितने लोग सही जवाब बताते हैं। ना 0.75 इज अ रॉन्ग आंसर। हाँ सब लोग रॉन्ग कर रहे हैं, सब लोग रॉन्ग कर रहे हैं। Yes, 99.75 is the right answer. 99.75 is the right answer. ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दे के रखा है, उसको अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नाम दे दिया। 0.25 थोड़ी ने लिखा है मैंने, 0.25% लिखा है ना। 0.25% लिखा है। 0.25 लिखा होता तो 0.75 इज राइट राइट आंसर। तो आपको अगर पता होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1, क्योंकि फेल और पास में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देख रखा है 0.25%, परसेंट है तो अपॉन में 100 आएगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ढूंढने बोला है विच इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस 0.25 अपॉन में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। वो 0.25 नहीं था, वो 0.25% था, तो आपको अपॉन में 100 लिखना है एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो दिस गिव्स यू 100 माइनस 0.25 होल डिवाइड बाय 100 विच गिव्स यू योर राइट आंसर। एंड द आंसर इज, जो आप लोग ने मैसेज किया है बहुत सारे लोग ने, 99.25%। एंड दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज।
देखो ये आएगा सम, अब बहुत सारे लोग जो अच्छे बच्चे हैं जिनका मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा और 1 और 2 मार्क में ऐसे सम आने के चांसेस हैं जो बुक में नहीं मिलता है। सो बी केयरफुल ऑफ दिस। ये नहीं है कि आएगा ही, अगर आया तो आप इसमें फंसने नहीं चाहिए। यस, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, सो दिस इज व्हाट सम लॉजिकल क्वेश्चन, बाकी टेक्स्ट बुक के आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करो, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चेक करेंगे तो वो एग्जाम में रेक्टेंगुलर ग्राउंड वाला और वेल वाला, एंड द टॉय विल फॉल इनसाइड द वेल, वो सम जरूर करके जाएं। लीप ईयर वाला एक सम है, what is the probability that a leap year have 53 संडे, वो जरूर करें। probability that a leap year have 53 संडे, probability that the normal year have 53 संडे, ये सब कुछ हॉट्स के क्वेश्चन है, वो जरूर करें। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो वी आर हैविंग सम क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्ड्स। देखो ये एक बार देख लो, 52 कार्ड्स डिवाइड इन फोर टाइप ऑफ कार्ड, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। डायमंड एंड हार्ट इज रेड, स्पेड एंड क्लब इज ब्लैक। हर एक में सेम क्लासिफिकेशन है, एक किंग होता है, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, और 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जरूर करें। डन एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले करें, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले आ गए आपको तो आप अब सम आसानी से कर पाएंगे। नाउ द लास्ट सम इज फॉर द सेशन, जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का सम बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, हाउ टू डील विद द, हाउ टू अंडरस्टैंड कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है। सो लेट्स कंटिन्यू। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दो। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का आपको ये क्वेश्चन, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन क्या है। सो अंडरस्टैंड, लेट वी हैव अ स्टिल वाटर, and then the water is flowing, and then again we have a still water. So as we all know, water moving from higher level to the lower level, तो जब स्टिल वाटर में कोई बोट ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो स्पीड होता है वो फिक्स रहता है। बोट इज मूविंग, बोट इज मूविंग, एंड लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब यहाँ पे भी बोट आएगा ना, तो वो भी वो 10 किलोमीटर पर आवर पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, वाटर का कोई स्पीड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप बोट का कंडीशन चेक करेंगे ना, व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग और बोट नीचे के तरफ मूव कर रहा है, ये वाटर का जो स्पीड है वो मैटर करेगा। अगर मैं बोलूँ वाटर का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो वाटर इज ऑल्सो मूविंग डाउन, वी आर ऑल्सो मूविंग, बोट इज ऑल्सो मूविंग डाउन, तो इस टाइम पे जो बोट का न्यू स्पीड होगा वो हो जाएगा 10 + 2 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हेन बोट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, वो कंडीशन को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, बिकॉज वी आर मूविंग डाउन। और जब हम लोग अपर साइड में मूव करेंगे तो बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, दैट वाटर फ्लो अपोज स्पीड ऑफ बोट, that's why your speed will be 10 - 2 किलोमीटर पर आवर, कभी अपस्ट्रीम में बिकॉज वी आर मूविंग अप, और डाउन स्ट्रीम में वी आर मूविंग डाउन, वी आर मूविंग इन द स्पीड ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, इसलिए स्पीड बढ़ेगा और स्पीड कम होगा। इतना समझ में आ गया, देन इट बिकम इजी। तो अगर मैं स्पीड ऑफ बोट का स्पीड अगर मैं बोलूंगा, बोट का स्पीड एक्स है, स्पीड ऑफ बोट एक्स है, और स्पीड ऑफ वाटर वाई है, वाटर इज वाई।
तो आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा। तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, बोट के स्पीड में से वाटर के स्पीड को माइनस, किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा और इट बिकम एक्स प्लस वाई। डन। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। हाँ, प्लस माइनस मत याद रखो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पीड विल इंक्रीज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड विल डिक्रीज। जैसे आपने साइकिल चलाया होगा, हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाना है तो आप बिना पेडल मारे भी जा सकते हो और स्पीड बढ़ भी जाता है, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो प्रॉब्लम होती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? मीन मीडियन मोड, अगर हम चेक करेंगे तो मीन मीडियन मोड के फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ना है। वो फॉर्मूला पढ़ लो, बहुत बहुत हो जाएगा, उतना मोर देन सफिशिएंट है। सो आई होप मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाया आप लोगों के। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। फर्स्ट टाइम मैंने ये लेक्चर्स लिए और कोशिश किया है कि थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ, खुद को भी इम्प्रूव कर पाऊँ, बिकॉज नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। और मुझे लगता है आप लोग भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छा करेंगे। आप अ, एक बात याद रखो, आपकी क्वालिटी ही आपको कुछ अच्छा बना सकती है। और तुम सब लोग बहुत स्मार्ट हो, बस उसको, वो स्मार्टनेस को राइट डायरेक्शन में लगाना है। ये 4-6 साल अपने करियर के बहुत अच्छे से आप करोगे तो उतना आगे आप बढ़ोगे और इन सब का फ़ायदा आपको ही होगा, किसी और को नहीं होने वाला है। ये बात हमेशा याद रखें। एंड गिव योर बेस्ट, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। अगर आपको 85 एंड अबव आ गए तो आप हर एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप हर एक इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हो। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करना है, बेस्ट देना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, पाई डायग्राम में जो भी करना है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करना है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉक डायरेक्शन फॉलो मत करो। नॉर्मली हमेशा हम रूल बनाते हैं कि क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो माइनस साइन लेते हैं, हाईयर स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया जाता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन लेना है, डोंट डू इन अ क्लॉक डायरेक्शन। हॉट्स चैप्टर करना है तो एपी का कर लो, एपी का। एपी और फिलहाल लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि लीनियर और क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम आते हैं हॉट्स में से। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम अगर अभी तक नहीं किया तो अब करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, मैंने बताया ना, हॉट्स क्वेश्चन आपको एपी का करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का करना चाहिए, और इफ़ पॉसिबल फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चंस करो। अभी नया कुछ मत करने जाओ, जितना आपने एक्सरसाइज में से किया है वही बहुत है। टेक्स्ट बुक कर लिया, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, बस हो गया। लीप ईयर वाला सब में आपको देखना है कि संडे वीक में आता है कि मंथ में आता है। संडे वीक में आता है, तो आपको 365 को 52 से 365 को 7 से डिवाइड करना है। बस अगर ये आपको समझ गए तो आप कर पाएंगे। अदरवाइज आप एक बार सोल्यूशन देखो, आपको 100% समझ जाएगा। मैं लीप ईयर वाला सम करवा देता, बट अभी वो क्वेश्चन मैंने मेरे इसमें स्लाइड में डाला नहीं है, तो अभी वो टाइप करने में बहुत थोड़ा टाइम चला जाएगा। दैट्स वाई। हाँ, 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ये रोहन भाई ने मैसेज किया है। ये लीप ईयर के लिए, हाँ ये लीप ईयर के लिए। और अगर नॉर्मल ईयर होगा तो एक ही एक्स्ट्रा डे आएगा। अब एक एक्स्ट्रा डे आएगा तो वो हो जाएगा आपका सैम्पल स्पेस, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो एन ऑफ एस हो जाएगा 7। और आपको 53 संडे चाहिए तो आप संडे के फेवर में रहोगे, इसलिए आपका आंसर आएगा 1/7, 1/7, 1/7, 1/7। दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी। और अगर लीप ईयर है तो इट बिकम
मंडे ट्यूसडे सैंपल स्पेस चेंज होगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। मैथ्स टू का लाइव देखते हैं, बिकॉज थोड़ा एक्सपीरियंस और रहा मेरा। मुझे लगा मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा अप्स डाउन हो गए, क्योंकि कभी किया नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था। आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ्स टू के लिए भी कुछ प्रिपेयर कर पाऊँ। हमेशा नया ट्राई करने के लिए सोचते रहता हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा कि लाइव स्ट्रीम भी एक बार करके देखते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूव होगा तो आपको नहीं तो आने वाले लोगों को थोड़ा फायदा होगा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ये सब ज़रूर करेंगे, क्योंकि सर्कल और क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम तो लास्ट डे करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जो ये मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन सब पे ज़रूर वर्कआउट करेंगे। हाँ, एनएवी के बारे में मैंने बताया। एनएवी क्या होता है कि जैसे आपकी एक कंपनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड का ज़रूरत रहता है, तो अपने कुछ शेयर्स को आप बेचते हो। अब वो शेयर को आप बेचते हो और कितने पैसे की ज़रूरत है, उन दोनों को जो रिलेशन होता है उसको ही एनएवी बोलते हैं। जैसे आपको अगर 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपके पास 10,000 शेयर है, तो उसमें से आप अगर 5,000 शेयर बेच रहे हो, तो 10 लाख को 5,000 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही एनएवी है। अब पेपर के सोल्यूशन का लाइफ का कोई मतलब नहीं है, वो टेंशन देगा आपको, है ना। मैं सॉल्व तो करवा दूंगा, लेकिन क्या है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना जाके अपने पेपर में। तो इसलिए उस पर वर्कआउट करके मतलब नहीं है। एक पॉसिबल देखेंगे अगर हुआ तो। हाँ, टोटल एज कार्ड 4 होते हैं सिर्फ, 4 4 एज कार्ड होते हैं। हाँ, बिल बनाना आ सकता है, ये थोड़े अलग क्वेश्चन है तो आ सकता है। दोनों में से एक आएगा, हिस्टोग्राम या तो पाई डायग्राम, दोनों में से एक आएगा। दोनों कर लो, डायग्राम में मार्क्स कम कटते हैं तो आपके लिए अच्छा है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इफ पॉसिबल हम मैथ्स टू का भी ट्राई करेंगे। चलो, बाय बाय एवरीवन।